वेलकम टू अनकर्टेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। डेट है आज की 31 अक्टूबर और इसमें हम लोग 31 अक्टूबर में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं उसको देखेंगे। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट सूचना प्रसारण मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ष के जो भी मुख्य कार्यक्रम थे, जो भी मुख्य परेड थी, वो गुजरात के एकता नगर में आयोजित की गई थी। इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है। इन्होंने किस प्रकार देश के एकीकरण में भूमिका निभाई, 562 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया और आज के भारत का स्वरूप दिया। तो इसीलिए उनकी कंट्रीब्यूशन को, आज़ादी में उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एक उनका सत्याग्रह इम्पोर्टेंट है, मतलब सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी एक जो सबसे ज़्यादा इस पर सबसे कम चर्चा होती है वो है बोरसद सत्याग्रह। 1923 में गुजरात के बोरसद में ये सत्याग्रह हुआ था, उनके नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में। उसमें एक जगह है, गांव है बोरसद, गुजरात गुजरात में। यहाँ पे अ, डकैती की मतलब घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, डकैट्स। अब ये इसलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो किसानों, जो लोगों, आम लोगों पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लिवाई कर दिया। तो उसी को लेकर ये उन्होंने बोरसद सत्याग्रह चलाया था। सरदार पटेल ने बोरसद सत्याग्रह चलाया था 1923 में। और इसके कारण उनका कद काफ़ी बढ़ गया था शुरुआत में। तो बाकी बहुत बहुत सारे सत्याग्रह हैं, लेकिन ये इस पर सबसे कम चर्चा होती है, तो ये बोरसद सत्याग्रह एक छोटा सा फैक्ट है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट सूचना प्रसारण मंत्री थे। और उन्हीं की जन्म जयंती में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो बाद में इस सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो टैक्स वापस कर लिया, वो टैक्स लिवाई वापस कर लिया जो लगाया था। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य शिखर सम्मेलन दिल्ली के रोहिणी में आयोजित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य शिखर सम्मेलन दिल्ली के रोहिणी में, ये महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की सेवा के 150 वर्ष पूरे होने पर, आर्य समाज के सेवा के 150 वर्ष पूरे होने पर और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर ये दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्य शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में ज्ञान ज्योति महोत्सव का भी आयोजन हुआ। ज्ञान ज्योति महोत्सव, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई थी, मुंबई में। इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि अ, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको फिर से इस तरह से, मतलब इस तरह से वैदिक जीवन पद्धति की ओर लाना था, वैदिक जीवन पद्धति की पुनर्स्थापना करना था। और उपनिवेशवाद, अन्याय और धार्मिक रूढ़िवादिता को समाप्त करना, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, जाति भेदभाव को समाप्त करना, ये उद्देश्य थे आर्य समाज के। इन्होंने एजुकेशन में भी काफी प्रयास किए ताकि भारत के वो लोगों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। जैसे पहला डीएवी, फर्स्ट डीएवी हाई स्कूल बना लाहौर में 1886 में। उसके हेडमास्टर जो थे लाला हंसराज थे। 1886 में पहला डीएवी स्कूल बना था, डीएवी हाई स्कूल। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी बनी थी 1902 में। आर्य समाज के समर्थक थे श्री श्रद्धानंद, उन्होंने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया था, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, टू ऑफर अल्टरनेटिव ब्रिटिश एजुकेशन एंड प्रमोट वैदिक स्टडीज, साइंस, टेक्नोलॉजी। और ब्रिटिशर्स का जो एक तरीके से वहाँ पे उस समय कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, उसके विकल्प के रूप में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी।
उनकी बुक में जो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है, उसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वराज, यहीं से स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग हुआ था। और उन्होंने इसको, मतलब उन्होंने इस बुक में सपोर्टेड रिलीजियस नेशनलिज्म, जो धार्मिक राष्ट्रवाद है उसको सपोर्ट किया था। मतलब सनातन राष्ट्रवाद जो बहुत व्यापक था। तो 200 वर्ष पूरे हो गए इनके जन्म के, और जो आर्य समाज संस्था बनी थी उसके 175 वर्ष पूरे हो गए थे। लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल जैसी पर्सनालिटी जो क्रांतिकारी थे वो जुड़े थे आर्य समाज से। लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्लास 3 से, कक्षा 3 से एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्लास 3 से एआई शिक्षा को और कंप्यूटेशन को अनिवार्य कर देगी। चाह रही कि शुरुआत से ही एआई स्किल और कंप्यूटेशन सीखना शुरू कर दें स्टूडेंट। एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये एक तरीके से प्रपोजल है। सीबीएसई ने प्रोफेसर कार्तिक रमन, एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस अनुशंसा, मतलब इस प्रकार के कार्यक्रम के एक तरीके से जो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके एसेस करने के लिए एक समिति गठित की थी। तो एआई शिक्षा को पाठ्यक्रम में लाया जाएगा, वो क्लास 3 से। सीबीएसई ने इसकी जांच के लिए मतलब कि क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, कितना कंप्यूटेशन स्किल डेवलप हो सकती है, कितना अवेयर हो सकते हैं। मतलब अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो वो मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हो। तो एआई का विकास हो रहा है, तो क्यों ना शुरुआत से ही स्टूडेंट्स को क्लास 3 से ही कंप्यूटेशन, एआई स्किल ये सब डेवलप करने की संभावना देखी जाए। तो इसीलिए प्रोफेसर कार्तिक रमन समिति बनी थी। आईआईटी के मद्रास के प्रोफेसर हैं ये। कृषि मंत्रालय के अनुसार 10,000 भारत में 10,000 से अधिक एफपीओज हैं, फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओज हो गए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भारत में 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। और कुछ तो 1100 से ज़्यादा ये एफपीओज करोड़पति हो गए हैं। ये मतलब जो कृषि मंत्रालय है उसका बयान था। शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री हैं उनका बयान था अभी। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 2008 से ये कॉन्सेप्ट में है। और एक समिति थी वाई की अलग समिति, इन्होंने 2002 में इसकी अनुशंसा की थी कि क्यों ना उनकी बार्गेनिंग क्षमता है बढ़ाया जाए, जो छोटे छोटे किसान मिलकर एक एंटिटी के रूप में व्यापार करें या एंटिटी के रूप में अपनी बात रखें। तो ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अगर छोटे किसान केवल अपनी बात रखेंगे तो भारत में, क्योंकि 80% से ज़्यादा मार्जिनल और सीमांत फार्मर हैं, तो ये केवल अपनी बात रखेंगे तो या व्यापार करेंगे तो फिर वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर ये एक साथ आके ऑर्गेनाइजेशन बना लिए तो इनका जो बार्गेनिंग क्षमता, जो मोल भाव की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। वो प्रोडक्शन के लेवल पर हो सकता है, कॉस्ट के लेवल पर हो सकता है, बेनिफिट के लेवल पर हो सकता है, या कोई इस तरह से अपनी कंपनी बनाए उस लेवल पर हो सकता है। तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, इन्होंने भी इसका समर्थन किया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। स्मॉल फार्मर बिजनेस कंसोर्टियम, तो आई के अलग समिति ने 2002 में इसकी अनुशंसा की थी। और ये 2002 से स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसर स्मॉल जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 2008 से अस्तित्व में है। एफपीओज खुद को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर करा सकते हैं, सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर करा सकते हैं, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर करा सकते हैं एफपीओज। ये इनके लिए वैधानिक या एक तरीके से जो लीगल मतलब उनके लीगलाइज करने के लिए प्रावधान है। कंपनीज एक्ट 2013 या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। फीडे का जो एफआईडीई जो विश्व शतरंज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसकी देख रेख में शतरंज वर्ल्ड कप का 11वां संस्करण गोवा में शुरू हो गया है और होस्ट कर रहा है
अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, ये गोवा में शुरू हो रहा है, 11वां संस्करण। 23 वर्ष बाद इंडिया में हो रहा है ये फिडे का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इंडोर स्टेडियम है गोवा में, उसी में हो रहा है ये। इसमें विजेता, उपविजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो 2026 में होगा उसमें डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। तो फिडे का 23 वर्ष बाद जो भारत में शतरंज प्रतियोगिता और वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है, वो गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है, पणजी में। अभी जो दिलमुन सिविलाइजेशन है, दिलमुन सिविलाइजेशन में एक टेम्पल मिला है। दिलमुन सिविलाइजेशन, दिलमुन सिविलाइजेशन में एक टेम्पल मिला है। और दिलमुन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन। और फैलाका आइलैंड कुवैत में है। यहाँ पे वो मतलब ये फैलाका आइलैंड कुवैत मतलब ये दिलमुन सिविलाइजेशन का पार्ट था, वहां तक विस्तारित थी। ये न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया की, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से। दिलमुन सिविलाइजेशन वाज सेंटर्ड इन बहरीन और फैलाका आइलैंड कुवैत में, ये एक तरीके से विस्तृत थी ये सभ्यता, और एक बड़ी व्यापार केंद्र थी। दिलमुन सिविलाइजेशन एक बड़ी व्यापार केंद्र थी, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी ये, ब्रॉन्ज एज की, और बड़ी व्यापार केंद्र थी। और इसका व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन और गल्फ रीजन से जुड़ता था, मतलब व्यापार के थ्रू जुड़ती थी। गल्फ रीजन, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए व्यापार का बड़ा केंद्र था। फैलाका आइलैंड कुवैत में है। और ये 4000 वर्ष पहले जो दिलमुन सिविलाइजेशन में मंदिर की खोज की गई थी, अभी मिला है। यूएनईपी ने एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी किया है। यूएनईपी एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट ट्रैक्स फिनांस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये इस बात को असेस करती है, जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रोवाइड एन एनुअल साइंस बेस्ड असेसमेंट ग्लोबल ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन एडाप्टेशन प्लानिंग फिनांसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो क्लाइमेट अनुकूलन या क्लाइमेट के अनुसार बिहेवियर जो होगा, उसकी स्थापना में जो डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड कंट्री जो उनको पे करते हैं, और कितनी उनको आवश्यकता है, पेड और आवश्यकता, उसमें कितना गैप है, इस बात को एसेस करती है साइंटिफिकली। मतलब जितना डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट अनुकूल बिहेवियर स्थापित करने में जितना जरूरत है, और डेवलप्ड कंट्री उनको कितना पे करते हैं, उसमें कितना गैप है, इस बात को एसेस करती है ये एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी की। तो ये ट्रैक्स फिनांस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, और ये भी देखती है कि एनुअल साइंस बेस्ड असेसमेंट कितना हो रहा है, of annual science-based assessment of global progress on adaptation, planning, financing and implementation। तो ये इसका उद्देश्य है यूएनईपी का। यूएनईपी 1972 में स्थापित हुई थी, 5 जून। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ये हुई थी 5 जून 1972 को। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ये 1972 को हुई थी। तो यूएनईपी की उस टाइम पे स्थापना हुई थी 5 जून को। ये यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी एजेंसी है जो पर्यावरण कार्यक्रम को लेकर कोऑर्डिनेट करती है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। केन्या हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट 5 जून 1972 को हुआ था। पाँच जून को इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अफगानिस्तान ने जब से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैश हुआ है, तब से मतलब दोनों देशों के बीच काफी टेंशन बढ़ गई है। अफगानिस्तान में अपनी सॉवरेनिटी का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान ने कहा है कि हम कूनर रिवर जो है हमारी, उस पर हम लोग डैम बनाएंगे, कूनर रिवर। इस न्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स से।
यह नदी अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान में बहती है, और ये हिंदू कुश जो ग्लेशियर है, कुश के ऊपर जो ग्लेशियर है उससे ओरिजिनेट होती है, और काबुल नदी की सहायक नदी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज की ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो पहली न्यूज़ यही थी कि सरदार पटेल की जो इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे देश के, जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट सूचना प्रसारण मंत्री थे। तो इनकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।